नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। नरेंद्र मोदी का राजनीति में जब से उदय हुआ तब से ही उनके विरोधी भी हो गए। चाहे गुजरात का सीएम रहते हुए उनके विरोधियों की फहरिस्त देखनी हो या 2014 में पीएम बनने के बाद की, हर दौर में मोदी के सामने विरोधियों की लंबी लाइन लगी रही है। उसका एक कारण यह भी है कि नरेंद्र मोदी विपक्ष में कभी बैठे ही नहीं और लगातार जीतते आए। ऐसे में अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव सामने हैं तो विरोधियों को लग रहा है कि इस बार मौका भुना लिया जाए और मोदी को हराया जाए, जिसके लिए एक गठबंधन भी तैयार किया गया, INDIA। लेकिन इसके कई साथी चुनाव से पहले ही भाग खड़े हुए। फिर भी इस आम चुनाव में राज्य दर राज्य पीएम मोदी के कई विरोधी हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं पीएम मोदी के वो 11 राजनीतिक दुश्मन कौन हैं जो 2024 चुनाव में उनके संकल्प को तोड़ने का दम भर रहे हैं। नंबर 1, राहुल गांधी। मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में मौजूद कांग्रेस के अध्यक्ष तो वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा नजरें रहती हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके राहुल बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने की सोच रहे हैं, लेकिन हर बार वो फेल होते जा रहे हैं। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल 2024 लोकसभा चुनाव में एक बड़ा सिरदर्द मोदी के लिए हैं। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल। राजनीति में एंट्री करने के कुछ समय बाद ही केजरीवाल ने खुद को मोदी के सामने खड़ा कर लिया और देश को यह बताने लगे कि मोदी से वही टक्कर ले सकते हैं। दिल्ली जीतने के बाद पंजाब में सरकार बनाने के साथ अब ऐसा लग रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सीटें 2019 से बेहतर हो सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो केजरीवाल फिर मोदी के लिए और बड़ा सिरदर्द बन जाएंगे। नंबर 3, ममता बनर्जी। 2019 आम चुनाव में जब बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीती तो लगा विधानसभा चुनाव 2022 में भारी जीत के साथ बीजेपी राज्य में आएगी, लेकिन ममता के आगे मोदी शाह की रणनीति फेल हो गई। बंगाल की राजनीति हमेशा की तरह अशांतिपूर्ण, उग्र और हिंसा से ग्रस्त रही है और ममता इन सब के बावजूद जीत दर्ज करने में कामयाब रहती हैं। 2024 में बंगाल की सभी 42 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान करने वाली ममता बीजेपी के लिए फिर से टेंशन लेकर आई हैं। नंबर 4, असदुद्दीन ओवैसी। कांग्रेस भले ही ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताए, लेकिन सच तो यही है कि ओवैसी अक्सर कांग्रेस की ही भाषा बोलते हैं। हैदराबाद से निकलकर ओवैसी देश भर में यही बताने का प्रयास करते हैं कि बीजेपी और मोदी मुस्लिमों के दुश्मन हैं, जिसका एक बड़ा असर यह होता है कि मुस्लिमों का वोट बीजेपी की तरफ नहीं आ पाता है। नंबर 5, अखिलेश यादव। 2019 में भले ही बीएसपी से गठबंधन के बाद भी सपा कुछ खास कमाल ना कर पाई हो, लेकिन अब की अखिलेश पूरे दम के साथ मैदान में है। यूपी में कांग्रेस सपा गठबंधन से कोई फर्क पड़े या ना पड़े ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि यूपी में अखिलेश अपने वोट बैंक को बीजेपी की तरफ नहीं जाने देंगे, जिसकी वजह से शायद बीजेपी का 80 की 80 सीटें जीतने का सपना यूपी में पूरा ना हो सके। नंबर 6, शरद पवार। एनसीपी टूटकर 2 गुटों में बटी। अजीत पवार को असली एनसीपी का हक मिला, शरद पवार के हिस्से में एनसीपी का दूसरा गुट आया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शरद पवार कमजोर हो गए हैं। वो महाराष्ट्र में मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। नंबर 7, उद्धव ठाकरे। जो शरद पवार के साथ हुआ उससे पहले वही उद्धव ठाकरे के साथ हुआ। शिंदे ने शिवसेना तोड़ी और असली हकदार बन गए। ठाकरे के हिस्से में शिवसेना यूबीटी आई। ये सब बीजेपी की वजह से हुआ। यही वजह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए ठाकरे दृढ़ संकल्प कर चुके हैं। आपको पता होगा कि एक वक्त ठाकरे मोदी के कितने करीबी हुआ करते थे, जो 2019 तक दोनों के रिश्ते बेहद शानदार थे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए और इसके बाद जब सरकार का गठन होना था तो उसके बाद से ही ठाकरे और मोदी में तलवारें खिंच गई। नंबर 8, तेजस्वी यादव। नीतीश ने बीजेपी की वजह से बिहार में खेल कर दिया। तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर सरकार गिरा दी, जिसके बाद तेजस्वी ने सदन में बीजेपी और नीतीश को खूब सुनाया और अब लोकसभा चुनाव में भी वो रोड़ा बनकर बिहार में खड़े हैं। नंबर 9, एमके स्टालिन। तमिलनाडु में अन्नामलाई के साथ आ जाने से बीजेपी जरूर मजबूत हुई है, लेकिन एमके स्टालिन की वजह से बीजेपी को कड़ी मेहनत अभी भी करनी पड़ रही है। मोदी शाह लगातार तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी बहुत ज्यादा सफल होते हुए बीजेपी वहां पर दिखाई नहीं दे रही है। एमके स्टालिन तमिलनाडु में मोदी शाह की राह में रोड़ा बनकर लगातार खड़े हुए हैं। नंबर 10, जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के साथ लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। राज्य की राजनीति को करीब से देखने वाले बताते हैं कि राज्य की राजनीति में रेड्डी समुदाय का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है और जगन मोहन रेड्डी उनके सबसे बड़े नेता हैं।
इसीलिए यहां पर अभी मोदी शाह अपना कुछ भी नहीं चला पा रहे हैं और बीजेपी इसीलिए यहां पर सफल नहीं हो रही है। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जगन मोहन रेड्डी भी मोदी और शाह के लिए बड़ा सिरदर्द हैं। नंबर 11, पिनराई विजयन। सीएए पूरे देश में लागू हुआ तो ममता बनर्जी के बाद केरल के सीएम पिनराई विजयन ने ऐलान किया कि वो सीएए लागू नहीं होने देंगे। हालांकि अमित शाह ने जवाब भी दिया कि कोई भी सीएए लागू करने से मना नहीं कर सकता है। ऐसे में बीजेपी और पिनराई विजयन के बीच तकरार देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव में भी दोनों आमने सामने होंगे तो लड़ाई दिलचस्प होगी। वैसे भी केरल और केंद्र के बीच तकरार हमेशा रहती है। ऐसे में पिनराई विजयन बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन है। तो ये वो 11 नाम है जो कि 2024 में पीएम मोदी के सामने सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़े हैं और ये वो 11 राजनीतिक दुश्मन हैं जो बीजेपी की 400 सीटें जीतने के संकल्प को भी तोड़ सकते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये विपक्ष मोदी के सामने 2024 में चुनौती पेश कर पाएगा या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।